Good morning, everyone. Students, we have started chapter 1 Story of New Cities or Bricks, Beads, and Bones. And, student, in the previous video, I told you about some important facts of Harappan civilization or Indus Valley civilization. We have already discussed the lower town and the citadel of Mohenjo-daro. Now, in this video, we will discuss another topic. Student, there are total 11 topic in the first chapter, and we have already discussed the three topics. Now, the fourth topic is tracking the social and economic difference. It means हड़प्पा civilization में क्या वहाँ एक हायरार्की लेवल था. इट मीन्स देयर वर रिच, देन मीडियम एंड देन पुअर क्लास, और इक्वल स्टेटस था. मतलब सब इक्वल थे. क्योंकि बच्चे, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि अभी तक वहाँ कुछ फाइनल नहीं हुआ था कि मोनार्की थी या डेमोक्रेसी थी. तो अब इस हमें पता लगाना है, मतलब हमें मीन्स जो इतने भी आर्कोलॉजिस्ट थे, दे वांटेड टू नो कि कोई सोशल डिफरेंस था या नहीं, कोई इकोनॉमिक डिफरेंस था या नहीं. और ये कहाँ से पता लगता है? पता लगता है बरिल से. जब किसी की डेथ हो जाती है तो बरिल्स हम करते हैं, मतलब उसको गड्ढे में खोद के उसको दबा देते हैं. तो बच्चे, अगर मैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करूं, आपने बहुत देखे होंगे पिरामिड्स, और उन पिरामिड्स में उन्हें हम बोलते हैं रॉयल बरिल्स. रॉयल बरिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन थी वो आफ्टर डेथ, जो है लाइफ आफ्टर डेथ, उसमें बिलीव करते थे कि मरने के बाद भी एक लाइफ है. और जब कोई मर जाता था तो उनके साथ जो बेसिक सामान होता है, बेसिक थिंग्स होती हैं, वो ज़रूर रखते थे. और रॉयल ब्यूरल मतलब वो तो बहुत ज़्यादा बेसिक के साथ साथ गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब रखते थे कि आने जो आगे लाइफ होगी उसमें काम आएंगे. लेकिन बच्चे, अगर मैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करूँ तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में कोई रॉयल बैरल नहीं मिला. इसका मतलब रॉयल बैरल नहीं मिला से ये क्लियर हो जाता है कि अगर वहाँ कोई मोनार्की थी या नहीं. अगर होती तो ज़रूर मिलती, रॉयल बैरल नहीं मिला. और बच्चे, पिट बैरल मिला है. और बच्चे, जो पिट बैरल है उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है. मतलब जो रिच लोग थे वो ज्वेलरी रखते थे, वो गोल्ड रखते थे. लेकिन जो पुअर लोग थे वो जो सिंपल स्टोन की ज्वेलरी हो गई या बहुत सिंपल चीज़ें डेली यूज़ की जो हैं वो रखते थे. तो कहीं ना कहीं इससे ये चीज़ तो क्लियर होता है कि हाँ, वहाँ सोशल डिफरेंस तो था. रिच लोग भी थे, पुअर भी थे. क्योंकि जितने भी आर्टिफैक्ट्स जो हैं साइड से मिले हैं उनसे ये क्लियर हो जाता है. और आपका 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ कवर होता है दैट द ज्वेलरी इन 1980 फाउंड द 3 shell रिंग ऑर्नामेंट्स एंड द कॉपर मिरर. ये जो साइट्स हैं वहाँ से ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं. 3 shell रिंग मिली है, ठीक है, एक स्टैचू से. और एक मिला है कॉपर मिरर. और कॉपर उस टाइम पे बहुत प्रीसिशियस था. तो कहीं ना कहीं इससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ जी, सोशल डिफरेंस था. और बरिल्स के टाइम पे जब उन्होंने डिगिंग स्टार्ट की इस चीज़ की, तो 3 shell रिंग भी मिली एंड कॉपर मिरर भी मिला बाय यूजिंग रिच. तो कहीं ना कहीं सोशल डिफरेंस था वहाँ पे. इसके बाद बचे, अगर 4.2 की मैं बात करूँ लग्जरी की, तो आपकी बुक में कुछ लग्जरियस आइटम है और कुछ डेली यूज़ की आइटम्स हैं जिसको हम बोलते हैं यूटिलियरियन. इसका मतलब डेली लाइफ में वो कौन कौन सी चीज़ें जो थी यूज़ करते थे. पर्ल्स बहुत कॉमन थे, पोट्स, स्टोन, क्ले, नीडल्स. लेकिन बच्चे, आपकी बुक में एक और गिवन है फेंस पोट. फेंस क्या था? एक प्रोसीजर था कि कैसे रेड मेटल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता था, उसको येलो में कन्वर्ट किया जाता था. फिर उससे फेंस के पोट मिले हैं, नीडल्स मिली हैं, और बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स. मेनली ये रिच यूज़ करते थे, तो इनको लग्जरी आइटम्स के अंडर डाला गया है. इसका मतलब है जो फेंस पोर्ट्स थे वो हर एक के घर में नहीं मिले हैं, और डिगिंग के टाइम पे भी बहुत रेयर मिले हैं. तो इसको इस वजह से लग्जरी आइटम्स में डाला गया है. इसके बाद बच्चे, जो नेक्स्ट है वो है क्राफ्ट प्रोडक्शन. अब बच्चे, हमने हड़प्पा की एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ लिया, वहाँ का सोशल डिफरेंस पढ़ लिया, वहाँ के टाउन्स के बारे में पढ़ लिया. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द क्राफ्ट प्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर का नेम है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स. तो ब्रिक्स का हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि हड़प्पा के बारे में हमें पता ही कैसे लगा कि जब कुछ लोग जो है डिगिंग के थ्रू ब्रिक्स निकालने लगे, तो किसी ने पूछा कि हाँ भाई, ये ब्रिक्स आप कहाँ से निकाल रहे हो. तो हमें पता लगा कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, जो हमारा पास्ट है, वो मिट्टी में दब चुका है, धरती के अंदर दब चुका है.
वहाँ से पता लगा। अब अगर बच्चे बीड्स की बात करें तो जो रॉ मटेरियल यूज़ होता था बीड्स को बनाने के लिए वो मेनली था जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्स, बहुत कॉमन थे ये चीज़ें। और इसके अलावा कॉपर, ब्रोंज, टेराकोटा, गोल्ड, शेल, इन सब की भी बीड्स बनते थे। और आपकी बुक में एक पिक्चर गिवन है, सिंपल बीड्स कैसे बनती थी, सीमेंटेड होती थी। सीमेंटेड का मतलब है बीड्स को इकट्ठा करके या तो उसको सीमेंट के साथ जोड़ा जाता था या टेराकोटा क्ले के थ्रू जोड़ा जाता था। और बच्चे ये जितना भी मैं पढ़वा रही हूँ ये 1 मार्क के अकॉर्डिंग ही है। अगर शेप्स की बात करें तो डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, सेगमेंटेड शेप में वो जो है बीड्स बनाते थे। और बच्चे जो मेनली शेल्स हैं, क्योंकि उनकी बेंगल्स बनती थी, तो नागेश्वर एंड बालाकोट, ये जो 2 मेन साइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट, यहाँ से शेल्स मिली हैं। इसके अलावा बच्चे जो ड्रिल्स हैं वो लोथल से और धोलावीरा से मिली हैं। एंड मेनली जो गोल्ड है वो सारा का सारा हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में है। ये जो 2 मेन साइट है गोल्ड के लिए फेमस थी। इसके अलावा बच्चे जितनी भी डेली यूज़ की आइटम्स हैं, जिसे मैं यूटिलिटेरियन बोल रही हूँ, उसे कालीबंगन राजस्थान से मिलती थी। इसका मतलब है जो मोहनजोदाड़ो है और जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वहाँ मेनली रिच लोग रहते थे क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा मिला है वहाँ पे। लेकिन बच्चे कालीबंगन राजस्थान में जो है वो डेली यूज़ के आइटम्स ज़्यादा मिली है उन साइड से। इसका मतलब है वहाँ के जो लोग हैं एज़ कम्पेयर टू हड़प्पा बहुत ज़्यादा रिच नहीं थे। इसके बाद बच्चे आइडेंटिफाइंग द सेंटर ऑफ प्रोडक्शन, हमें कैसे पता लगा कि वो क्राफ्ट में भी इन्वॉल्व थे, मतलब वो बीड्स भी बनाते थे। क्योंकि बच्चे जैसे जैसे डिगिंग स्टार्ट की बाय द आर्कोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्क्रैप्स मिले, स्टोन नोड्यूल्स मिले, शेल्स मिले, टूल्स मिले, रिमेन्स मिले। इसके थ्रू जो है हमें पता लगता है दैट दे वर द क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स ऑल्सो। देन बच्चे द नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल। इसमें भी 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कहाँ से वो क्या क्या चीज़ें जो हैं इंपोर्ट करते थे, या जो भी हम क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मटेरियल है वो कहाँ से आता था। कुछ लोकल से आता था, मतलब कुछ खुद प्रोड्यूस करते थे, और कुछ उस टाइम पे इंपोर्ट भी करवाते थे। उस टाइम पे मतलब इतने 1000 साल पहले भी वो इंपोर्ट में रखते थे सी रूट के थ्रू। और बच्चे हमें कैसे पता लगता है कि वो इंपोर्ट करवाते थे। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट वीडियो की, तो मैंने आपको बताया था सील्स मिली है उनकी, और उन सील्स में बोट्स भी बनी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेड में इन्वॉल्व थे सी रूट के थ्रू। अब बच्चे शेल्स मैंने आपको बताया नागेश्वर, बालाकोट। देन लेपिस लजूली 11th क्लास में हमने पढ़ा था, एक ब्लू स्टोन होता है, वो अफ़गानिस्तान से। कॉपर राजस्थान से। और बच्चे जो गोल्ड है वो मेनली साउथ इंडिया से, कर्नाटक से वो जो थे इंपोर्ट करवाते थे। और उस टाइम पे बच्चे जितना भी गोल्ड था, चाहे हड़प्पन सिविलाइजेशन हो या चाहे पूरे वर्ल्ड को सप्लाई कौन करता था, मेनली हमारी कर्नाटक की जो गोल्ड की क्या कहते हैं, कर्नाटक गोल्ड से ही सारा का सारा जाता था। इसके अलावा बच्चे एक कैमलन, एक और कॉमोडिटी है, वो भी कहाँ से जाती है, लोथल से। तो बच्चे स्ट्रेटजी फॉर प्रोड्यूसिंग मटेरियल का ये जो पूरा टॉपिक है ये आप अच्छे से करो 1 मार्क के अकॉर्डिंग। देन द नेक्स्ट वन इज कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंस लैंड। कॉन्टेक्ट विद द डिस्टेंस लैंड में हमने मेनली टॉपिक कवर करना है ओमान का। बच्चे बहुत सारे डाइस, सील्स, वेट्स, बीड्स, ये हमारे सोर्सेज हैं जिनसे हमें पता लगता है कि ना सिर्फ लोकल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है सिर्फ अफ़गानिस्तान, राजस्थान, विद इन इंडिया, और बच्चे बाहर के भी कांटेक्ट थे, मतलब बहुत दूर दूर से वो इंपोर्ट करवाते थे। जैसे एक बुल सील है, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एक सील पे बुल बनी हुई है। अब बच्चे वो जो है हड़प्पा टू ओमान, ओमान में मिली है। इसका मतलब ये क्लियर हो जाता है कि हड़प्पा के लोग ओमान गए होंगे इस वजह से, या ओमान से ट्रेड होगा इस वजह से वो सील वहाँ मिली। सिमिलरली बच्चे ओमानी कॉपर वॉज फाउंड इन हड़प्पा, निकल फ्रॉम हड़प्पा। जो ओमानी कॉपर है उसमें जो निकल मिला है वो हड़प्पा से है, और बहुत सारा कॉपर यहाँ पे भी मिला है। इवन जो ओमान में अगर कॉपर देखे तो उसके अंदर जो एक मटेरियल है निकल, वो हड़प्पा से सप्लाई होता था। इसके अलावा बच्चे ओमान से यहाँ क्या आता था, ब्लैक क्ले आती थी, क्योंकि नियर बाय कहीं ब्लैक क्ले नहीं है, तो वो ओमानीस जो थे वो ब्लैक
क्ले भेजते थे जार बनाने के लिए, ब्लैक जार्स बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा का ओमान के साथ भी जो है फर्स्ट ट्रेड लिंक बना। मतलब सबसे पहले उन्होंने कहाँ से ट्रेड करना स्टार्ट किया, किस कंट्री के साथ, ओमान के साथ। इसके अलावा बच्चे मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड लिंक मिले हैं। और सबसे अच्छी बात जो आपकी बुक्स में गिवन है, मेसोपोटामियन टेक्स्ट में ओमान को क्या बोला गया है और हड़प्पा को क्या बोला गया है। मतलब जो आज जिसको मैं हड़प्पा बोल रही हूँ, अगर आप मेसोपोटामियन टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसमें बच्चे उसे मेलुआ बोला गया और ओमान को बोला गया है मगन। क्योंकि बच्चे अभी तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट जो है डिसाइफर नहीं हुई है, अभी तक नहीं आई है सामने। लेकिन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की जो है डिसाइफर हो चुकी है टेक्स्ट, तो उसमें मगन ओमान है और हड़प्पा क्या है, मेलुआ। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है सील्स, स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। सील्स मैंने आपको बता दिया, अगर आपने अपना CBSE एग्ज़ाम देखा होगा तो वो पेपर सील्ड आता है, मतलब उसके ऊपर एक सील लगी होती है और उस सील के अंदर उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है, कुछ ना कुछ कोई मार्क होता है, वो सील है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में हमें पता है, वेट्स जो हम तराजू में तोलते हैं 1 kg 2 kg, वो वेट्स होते हैं। तो उस टाइम पे बच्चे हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो सील्स यूज़ की जाती थी, एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, जब भी कोई ट्रेड चलता था, जैसे मैंने ओमान का ही अगर मैं एग्जांपल लूँ, हड़प्पा से ओमान कुछ जा रहा है तो वो अपने ट्रेड को इस तरह से करते थे पैक और उसके ऊपर सील बना देते थे। सील इसलिए रखते थे ताकि कोई ना कोई छेड़छाड़ ना हो, एंड आइडेंटिफिकेशन सेंडर। और कहीं ना कहीं बच्चे देखो, हर एक किंगडम की ना एक पर्टिकुलर सील होती थी, तो सेंडर की भी आइडेंटिफिकेशन हो जाती थी, मतलब देखने से पता लग जाता था कि ये क्या है, हड़प्पा की सील है। इसके अलावा बच्चे एन एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट। एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट मतलब मैंने अभी आपको बताया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट है वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है, अभी तक नहीं पहचानी गई है, लेकिन थोड़े बहुत जो है रिमेन्स हमें पता लगता है कि फर्स्ट तो वो जो थे राइट टू लेफ्ट लिखते थे। आपकी बुक में एक पिक्चर गिवन है, हमें कैसे पता लगा कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। लेफ्ट तक आते आते उनकी जो राइटिंग है वो बहुत कंजस्टेड हो जाती है ड्यू टू नॉट स्पेस अवेलेबल, तो यहाँ से हमें पता लगा कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं। इसके अलावा बचे 26 वैसे तो शॉर्ट स्क्रिप्ट्स हैं सारी के सारी, बहुत कम लॉन्ग स्क्रिप्ट हैं, लेकिन जो लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट है उसमें 26 साइन है। इसके अलावा एक आर्कोलॉजिस्ट ने ये भी क्लेम किया है कि 26 साइंस के अलावा 375 to 400 साइंस और मिले हैं। और बच्चे इसे हम साइंस ही कहेंगे, इसको हम राइटिंग नहीं कह सकते क्योंकि अभी तक डिसाइफर नहीं हुई है। और वो लाइन में लिखते थे, लाइन में लिखने से, और वो क्या डिस्क्राइब करती थी, वो ऑनर का मेनली नेम डिस्कस करती थी। अगर हम कालीबंगन की बात करें राजस्थान की, तो वहाँ से ये चीज़ें मिली हैं। इसके अलावा बच्चे टेराकोटा टैबलेट्स मिले हैं, सील्स मिली हैं, कॉपर टूल्स मिली हैं, और मेनली जो स्क्रिप्ट्स मिली हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स, दे शो एनिमल्स। तो कहीं ना कहीं इनसे ये पता लगता है कि उनका एजुकेशन लेवल बहुत कम था। मेनली वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एनिमल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जितनी भी उनकी स्क्रिप्ट्स हैं। इसके अलावा बच्चे अगर मैं वेट्स की बात करूं तो आपका 1 मार्क का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है चर्ट। उनका जो मेनली वेट्स वहाँ पे उस टाइम उनको क्या बोला जाता था, चर्ट। डिनोमिनेशन है 1 kg 2 kg 4 kg 18 kg 16 32 kg। मतलब जो तराजू था, मेटल स्केल पैन जिसको हम बोलते हैं, उसमें चर्ट के जो वेट्स हैं इतने डिनोमिनेशन के नापे जाते थे। देन बचे द 8th वन इज एंशियंट अथॉरिटी। एंशियंट अथॉरिटी का मतलब है अभी तक बच्चे कोई ऐसा रिमेन नहीं मिला जिससे क्लियर हो कि वहाँ पे डेमोक्रेसी थी या वहाँ पे मोनार्की थी या कोई और रूलिंग सिस्टम था। और जितने भी आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्होंने 3 व्यू रखे हैं। फर्स्ट है, कोई कहता है कि वहाँ कोई रूलर ही नहीं था, सब इक्वल स्टेटस में थे, जो पॉसिबल नहीं है। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया कि वहाँ सोशल डिफरेंस था, तो जब सोशल डिफरेंस था तो इक्वल स्टेटस कैसे हो सकता है। कुछ कहते थे सेवरल रूलर्स हैं, सेवरल रूलर्स मीन जो मेन है हड़प्पा है, ठीक है, उसके बाद मोहनजोदाड़ो का अलग, कालीबंगन का अलग, रोपड़ का अलग, ये सब के सेवरल रूलर्स होते थे, अलग अलग रूलर्स होते थे, लेकिन इनमें यूनिफॉर्मिटी होती थी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है कोई डिसीजन लेते टाइम या कुछ भी बनवाते टाइम वो आपस में डिस्कस करते थे और यूनिफॉर्म से चलते थे, मतलब हर चीज़ समान होती थी हर जगह पे। जैसे ब्रिक का एग्जाम्पल लूँ तो अगर कहीं से भी ब्रिक मिली है, चाहे मोहनजोदाड़ो से चाहे हड़प्पा से, उनका रेशो क्या है 3:2:1, कि एक ब्रिक बनाते टाइम क्या क्या चीज़ यूज़ होगी, उसको 3:1 में ही बांटा गया। चाहे वो राजस्थान कह लो,
कालीबंगन में, चाहे लोथल में, चाहे चोलिस्तान में, तो सब जगह सेम है। और थर्ड जो आर्कोलॉजिस्ट का व्यू है वो है सिंगल स्टेट, मतलब वो वहाँ पे डेमोक्रेसी थी, सिंगल स्टेट था, पूरा एक देश था। और ये जितनी भी साइट्स हैं, धोलावीरा, लोथल, कालीबंगन, ये जैसे स्टेट्स हैं ना, जैसे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और इंडिया का एक पीएम है, तो यहाँ उन्होंने कहा सिंगल स्टेट है। लेकिन बच्चे अभी तक कोई ऐसा डिगिंग के बाद भी, एक्सकवेशन के थ्रू भी आर्कोलॉजिस्ट ने क्लियर नहीं किया है कि क्या एग्जैक्टली था प्लेसेस एंड मतलब वहाँ मोनार्की थी या नहीं थी। लेकिन बच्चे अब आपके बुक में एक इमेज गिवन है प्रिस्ट किंग स्टैचू की, जो मैंने आपको एफए में भी दिया था 1 मार्क का इमेज। उससे ये चीज़ क्लियर नहीं हुई है कि वहाँ पे मोनार्की है, नहीं, नो डाउट वो मिला है, जो प्रिस्ट किंग का स्टैचू है वो मिला है। लेकिन बच्चे उस स्टैचू के अलावा और कोई ऐसा रिमेन नहीं मिलता जिससे क्लियर हो सके कि वहाँ मोनार्की थी या नहीं थी। एंड एंटायर कम्युनिटी टू कलेक्टिव डिसीजन, और ऐसा माना जाता है आर्कोलॉजिस्ट ने कि जो सारी कम्युनिटी थी वो इकट्ठे डिसीजन लेते थे। यहाँ पे एक और पॉइंट ऑफ व्यू निकल आया। तो बच्चे इससे क्लियर है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा जा सकता हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। देन द नेक्स्ट इज एंड ऑफ सिविलाइजेशन। ये सिविलाइजेशन एंड कैसे हुई? 1800 BCE में बच्चे आते आते, क्योंकि मैंने आपको बोला था ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं वो मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। अब बच्चे धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन एंड होने लगी, मतलब जो हाउसेस पहले मिलते थे वो हाउसेस नहीं बने। ग्रेट बात है, आगे जाकर किसी ने ग्रेट बात नहीं बनाया, पब्लिक प्लेसेस नहीं बनाए। 1900 BC तक आते आते सब कुछ चेंजेस आ गए। और बच्चे ये जो मेनली पॉपुलेशन थी हड़प्पा से या मोहनजोदाड़ो से कहाँ शिफ्ट होने लगी? गुजरात साइड में, हरियाणा वाली साइड में, यूपी वाली साइड में। इसका कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, इट मे बी पॉसिबल, या तो कोई फ्लड आई हो, या कोई डिफॉरेस्टेशन हुआ हो, या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इंडस रिवर सूख गई हो, या हड़प्पा पे किसी ने इन्वेड किया हो, मतलब किसी में अटैक कर कर उसको जो है बिल्कुल डिसअपियर, डिस्ट्रॉय कर दिया हो। मे बी रीज़न हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने क्वेश्चन मार्क आपको डालकर दिए हैं, इसका मतलब है एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, जो हमारा पास जो है धरती के अंदर कैसे दब गया। मे भी कोई नेचुरल कैलेमिटी आई हो जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर कर चली गई हो, इट मे बी। देन द नेक्स्ट इज डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है कंगिंगम कन्फ्यूज़न। कंगिंगम कौन थे? डायरेक्टर जनरल थे, बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट थे वो, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट रखते थे एक्सकवेशंस में, इनसाइट्स में। और बच्चे वो क्या करते थे, वो मेनली चाइनीज़ टेक्स्ट को बहुत स्टडी करते थे, अकाउंट स्टडी को। लेकिन आपकी जो ये बुक में कंगिंगम्स कन्फ्यूज़न दिया हुआ है ना टॉपिक, इसका मतलब है कंगिंगम कभी भी जो टाइम फ्रेम है हड़प्पा का, उसको कभी भी ईजिली जज नहीं कर पाए। मतलब वो जानना चाहते थे कि हड़प्पा जो है कितना पुराना है, कितना पुराना मतलब कितने हज़ार साल पुराना है। और कोई अगर उन्हें आकर सील देता था ना कि ये देखो ये सील है हड़प्पा की, इससे हमें पता लगता है कि हड़प्पा इतना पुराना था, तो वो बिलीव ही नहीं करते थे इस चीज़ पे। वो कहते थे नहीं, हड़प्पा का एग्जैक्ट सील से भी नहीं पता लग रहा कि वो कितने साल पुरानी, हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस वजह से इसको कंगिंगम कन्फ्यूज़न बोला गया है। इसके बाद आए बच्चे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने बहुत सारी सील्स जो हैं डिस्कवर की। और बच्चे इसमें एक टॉपिक आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटिग्राफी। स्ट्रेटिग्राफी क्या होती है? जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको हम स्टडी करना। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ज्योग्राफी से रिलेटेड ये जो है जो स्ट्रेटिग्राफी कर रहे हैं। स्ट्रेटिग्राफी का मतलब, सपोज आज मैंने डिगिंग स्टार्ट की, ठीक है, खुदाई स्टार्ट की, मुझे एक बर्तन मिल गया, एक पोट मिल गया, ठीक, कितने नीचे, कितना नीचे, तो मैं लिखूंगी ना किसी कहीं ना कहीं कि इतनी मैंने खुदाई की थी, इतने नीचे जाकर, तो यहाँ से मुझे एक पोट मिला। उसके बाद बचे फिर क्या होगा, फिर मैंने और खुदाई स्टार्ट की, उसके नीचे और डीप जाती गई, डीप जाती गई, कोई मुझे एक बीड मिल गई, ठीक। तो अब उस पॉइंट को भी मैं नोट करूंगी कि इतने नीचे जाकर मुझे क्या मिली, एक बीड मिली। तो बच्चे इसको हम बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी, मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स को स्टडी करना। एक जितना लेयर वाइज, जितनी आप नीचे डिगिंग करते जाएंगे और आपको जो जो चीज़ें मिलती जा रही हैं, उसे हम बोलते हैं स्ट्रेटिग्राफी। लेकिन बच्चे जो दयाराम साहनी थे, उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सकवेशंस की, डिगिंग की। इसके बाद आए बनर्जी साहब,
राखलदास बनर्जी, फिर देन जॉन मार्शल। और बच्चे जब जॉन मार्शल आए थे, द न्यू डायरेक्टर ऑफ एएसआई, उन्होंने आते ही ये क्लेम किया था कि जो इंडिया है ना हमारा, वैसे तो ग्रीस मानी जाती है सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, लेकिन उन्होंने ये भी माना था कि इंडिया जो है उससे भी ज़्यादा पुराना है। लेकिन बच्चे उनसे एक गलती हो गई जिस वजह से हमारा शायद थोड़ा सा पास्ट खो गया बीच में। उन्होंने बच्चे स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर किया। स्ट्रेटिग्राफी को मतलब उन्होंने इतनी डिगिंग की, इतने सर्वे किए जा जाके अलग अलग साइट्स पे, लेकिन उन्होंने स्ट्रेटिग्राफी को इग्नोर कर दिया। मतलब जो उनको मिल रहा था उन्होंने टाइम पीरियड नोट नहीं किया कि सपोज आज मुझे अगर ये चीज़ मिला है इतने डीप पे जाने पे, तो मैं कहीं लिख लूँ या मैं कहीं रिकॉर्ड रख लूँ। तो उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और जिसकी वजह से वो सब कुछ मिक्स होता गया। जितनी डिगिंग होती गई, जो जो निकलता वो सब मिक्स होता गया और एक टाइम पे हिसाब रखना मुश्किल हो गया था कि ये पहले मिला था या ये पहले मिला था, क्योंकि ह्यूमन मेमोरी के हिसाब से तो हम नहीं चल सकते हैं ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पास्ट में भी है जो कन्फ्यूज़न हुई जॉन मार्शल की वजह से। फिर आए व्हीलर, REM व्हीलर, जो आपकी बुक्स में गिवन है 1944 में। और बच्चे 1944 में जब उन्होंने एक्सक्वेशन शुरू की थी, डिगिंग शुरू की थी, 1947 के बाद, क्योंकि मोहनजोदाड़ो और जो हड़प्पा है, ड्यू टू पाकिस्तान और इंडिया का जो डिवाइडेशन हुआ था, उस वजह से वो वहाँ चले गए थे। तो इस वजह से उन्होंने मोहनजोदाड़ो को या हड़प्पा को इतना एक्सक्वेट नहीं किया जितना गुजरात, राजस्थान एरियाज़ को, इन साइड्स को एक्सक्वेट किया। और बच्चे उन्होंने सारा का सारा स्ट्रेस किस पे दिया? स्ट्रेटिग्राफी पे किया। इसका मतलब है डिगिंग करते टाइम जो जो आइटम जैसे जैसे जितनी जितनी डीप में गई, उन्होंने सब कुछ लिखा, अपना रिकॉर्ड रखा। And student, this is all about the Harappan civilization. I hope this topic is clear to you. If you have any doubts, student, you can call me. Thank you.